So the chapter is responsibility accounting. Now how to see the responsibility accounting chapter. So what is the first is the chapter name performance measurement. And what is a performance measurement, and the thing is what is a responsibility accounting. So responsibility accounting is a accounting. अब यहाँ पर अकाउंटिंग लिख सकते हो या अकाउंटिंग की जगह आप लिख सकते हो तीन नाम, जिससे अपन बोलते हैं CSR. सो CSR का मतलब क्या होता है सर? ये कहता है क्लासिफिकेशन, समराइजेशन और द लास्ट वन इज रिपोर्टिंग. तो अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज अकाउंटिंग, अब यहाँ पर CSR आता है जिसमें हम क्लासिफिकेशन, समराइजेशन एंड रिपोर्टिंग के बारे में बात करते हैं. तो दैट इज़ अगर कोई कहे रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज अकाउंटिंग वेयर हम क्लासिफिकेशन, समराइजेशन एंड रिपोर्टिंग करते हैं, और इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है मैनेजमेंट. तो जो मैनेजमेंट होता है वो इन तीन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और उसी को हम बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग. तो द डेफिनेशन इज वेयर इंडिविजुअल मैनेजर इज अकाउंटेबल, द मैनेजर इज अकाउंटेबल. अब यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में चार बातें होती हैं, हम चार सेंटर बना देते हैं. जैसे एग्जाम्पल के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है राम का. राम जो है वहाँ पर काम करता है, लेकिन राम ने पता है क्या किया, क्योंकि उसने एक बिज़नेस को सेटअप किया, उसने सोचा कि काम करते इस बिज़नेस को प्रॉफिट सेंटर बना देते हैं. तो उसने उस बिज़नेस को प्रॉफिट सेंटर बना दिया, और प्रॉफिट सेंटर बनाने के बाद वो उस बिज़नेस को छोड़कर उस पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट सेंटर पे चला गया. ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ऐसे हो सकता है कि एक पर्सन का एक काम से हटकर दूसरे काम में आना. एग्जाम्पल के लिए आप बिज़नेस कर रहे हो, तो आप सबसे पहले कुछ सालों के लिए बिज़नेस करेंगे. अब आपको पता लगेगा कि आपका बिज़नेस जब सस्टेनेबल हो गया, जब आपका बिज़नेस सस्टेनेबल हो गया, तो अब उस बिज़नेस की स्कोप में हम एक चीज़ लेकर आते हैं कि अब उस बिज़नेस को सस्टेनेबल बना दिया, प्रॉफिटेबल बना दिया. अब प्रॉफिटेबल और सस्टेनेबल बनाने के बाद हम उस पैसे को इन्वेस्टमेंट सेंटर्स, यानी कि अब हम जो है वो बिज़नेस करने में नहीं, इन्वेस्टमेंट करने पर ध्यान देने लग जाएंगे. तो द स्ट्रेटजी ये होती है कि हम लोग चार चीज़ों के बारे में बात करते हैं: प्रॉफिट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर, कॉस्ट सेंटर जो कॉस्ट स्पेसिफिक बातें करता है, और एक होता है इन्वेस्टमेंट सेंटर जो इन्वेस्टमेंट को लेकर बात करता है. तो द नेम इज़ कि भाई ये होता है प्रॉफिट सेंटर, ये होता है रेवेन्यू सेंटर, ये होता है कॉस्ट सेंटर, और ये होता है सर इन्वेस्टमेंट सेंटर. ठीक है. द फर्स्ट वन इज़ प्रॉफिट सेंटर, द सेकंड इज़ रेवेन्यू सेंटर, थर्ड इज़ कॉस्ट सेंटर एंड फोर्थ इज़ इन्वेस्टमेंट सेंटर. क्लासिफिकेशन को लेकर हमें क्वेश्चन आता है कि बताओ, अगर मैं आपसे कहूँ एक केस स्टडी है, उस केस स्टडी में लिखा हुआ है कि हम जो है वो क्या करना चाहते हैं, फ्रेंचाइजी बिजनेस में जाना चाहते हैं होटल की, और हम 3 होटलें हैं, उन 3 होटल में बात कर रहे हैं, उन 3 होटलों के बारे में बात कर रहे हैं. 3 होटलों को आइडेंटिफाई करो कि उनका कौन सा सेंटर जो है वो है. तो एक में जो है कॉस्ट सेंटर आएगा, एक में इन्वेस्टमेंट सेंटर आएगा, और एक में जो है वो प्रॉफिट सेंटर आएगा. ऐसे करके 3 अलग अलग सेंटर आएंगे इन द केस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग. अब चूँकि ये तो हो गया इतना ही है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में, फिर हम जो बात करेंगे वो करेंगे ROI, RI और EVA के बारे में. बोथ 3 आर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स, तीनों के तीनों प्रैक्टिकल है. RI हमेशा कहता है कि जो हमारी ऑपरेटिंग इनकम होती है उसे हमें डिवाइडेड करना होता है हमारी ऑपरेटिंग असेट से इंटू 100. ठीक है. जब हम RI के बारे में बात करेंगे तो RI हमें कहता है रेजिडुअल इनकम के बारे में. रेजिडुअल इनकम जो है वो क्या बताता है, वो कहता है कि भाई आपका ऑपरेटिंग इनकम कितना है या आपका प्रॉफिट कितना है, उसमें से आप माइनस करो जो आपकी ऑपरेटिंग असेट्स है, उस पर आपका WACC कितना है, यानी कि आपने जितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है आप उस इन्वेस्टमेंट पर कितना रिटर्न आखिर चाहते हो. और जब हम EVA के बारे में बात करते, EVA कहता है नोपेट माइनस
जो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड होता है इनटू WSCC, या फिर आप उसे इस जगह इन्वेस्टमेंट भी लिख सकते हो, ऑपरेटिंग असेट्स जो भी है। अब यहाँ पर नोपेट का मतलब क्या होता है? नोपेट का मतलब होता है जो EBIT होता है सर। EBIT का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि आपका जो आपने जो बिजनेस का प्रॉफिट अर्न किया उसमें से सिर्फ आपको क्या माइनस करना है? टैक्स माइनस करना है। जो निकल के आता है, जो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, उस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से टैक्स माइनस करने के बाद जो निकल के आता है उसे EBIT बोलते हैं। EBIT में से अगर हम टैक्स माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर हमें जो मिलना है वही क्या होता है? हमारा नोपेड होता है। कई बार हम इसको एक दूसरे वे से निकाल सकते हैं। EAT में अगर हम लोग ऐड करते इंटरेस्ट को, लेकिन इंटरेस्ट को 1 माइनस टैक्स करना पड़ता है, ऐसे करके भी हम नोपेड निकाल सकते हैं। तो ये होता है कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर ये कभी कभार पूछ लेता है कि जब आप RI के बारे में बात करते हो, ROI के बारे में बात करते हो, तो ROI की क्या डिसएडवांटेज है और RI की क्या एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है? तो ROI का क्या एक डिसएडवांटेज है? 3 ही चीज़ें हैं। एक होता है सर, ये गोल कॉन्ग्रुएंस पर फोकस नहीं करेगा, ठीक है, मतलब गोल कॉन्ग्रुएंस पर फोकस करेगा, यानी अपने डिपार्टमेंट के गोल पर फोकस करेगा, ना कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल पर। ये कहीं ना कहीं सब ऑप्टिमाइजेशन की सिचुएशन लेकर आ जाएगा, क्योंकि आप अपने बारे में सोचोगे, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जितना भला हो सकेगा वो सोचोगे, पूरा का पूरा इंडस्ट्री या पूरा का पूरा जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसका नहीं सोचोगे, मतलब एक ब्रांच का सोचोगे, कंपनी का नहीं सोचोगे। और द थर्ड वन ये कहता है कि सर ये रिलेटिव मेजर है, एब्सोल्यूट मेजर नहीं है। और ROI बताता है कि मैं एक एब्सोल्यूट मेजर हूँ, लेकिन यहाँ पर क्या होता है ना, ये भले ही इस बात को एग्री करता है कि भाई हम एब्सोल्यूट मेजर है और हम आपको परफॉर्मेंस अच्छी बता सकते हैं, लेकिन एक चीज़ ये भी मिस कर देता है। ये जो है ना, जब मार्केट साइज़ और जब मार्केट डिफरेंट होगा ना, तो आप फिर यहाँ पर नहीं रह सकते हो, यानी कि मार्केट की कंडीशन और मार्केट का साइज़ यहाँ काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। तो डिसएडवांटेज हो जाती है इसकी भी कि भाई एब्सोल्यूट मेज़र है, अच्छी बात है, मेज़र भी करोगे अच्छी बात है, लेकिन आप तो कंपनी को मेज़र ही नहीं कर पाओगे अगर उसका मार्केट साइज़ और उसका मार्केट की कंडीशन जो है वो अलग अलग है। द केस ये जो है वो ये बताता है कि हम यहाँ कंपेरिजन नहीं कर पाएंगे, दैट इज़। फिर मेरी बात सुनो, ये तो मैंने कुछ प्रैक्टिकल पोर्शन बताया, एक मैंने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग बताया वो थ्योरेटिकल था। अब मैं जो बात करने वाली हूँ वो करने वाली हूँ किसके बारे में बताइए? बेंचमार्किंग के बारे में। बेंचमार्किंग की केस स्टडी भी एग्ज़ाम में पूछी गई है, तो ये बेंचमार्किंग क्या इतना इंपॉर्टेंट है? एग्ज़ाम में पूछा गया है तो कभी भी वापस से पूछ सकते हैं। बेंचमार्किंग स्कीम, बेंचमार्किंग हमने ऑडिट में भी पढ़ा है। हाँ जी सर। जी सर, ये कहता है कि जब भी हम बेंचमार्किंग के बारे में बात करते हैं ना, तो बेंचमार्किंग हमने ऑडिट में भी पढ़ा है। हमने ऑडिट में भी बेंचमार्किंग के बारे में पढ़ा है कि कहता है कि एक लेवल पर आपका बेंचमार्क सेट कर देना, एक लेवल पर आपका बेंचमार्क सेट कर देना। तो यहाँ पर जब आप एक लेवल पर एक बेंचमार्क सेट कर देते हो ना, एक बेंचमार्क अगर आपने एक लेवल पर सेट कर दिया, तो ये आपको ये बेनिफिट देता है कि भाई आपको इससे ऊपर या इससे नीचे ही चेक करने का है या ऐसा कुछ करने। सो ये जो है वो कहता है कि भाई साहब बेंचमार्किंग जो है उसमें कुछ चीज़ें मैं आपको बताती हूँ, जो लाइन बहुत अच्छी है और इम्पोर्टेंट है। बेंचमार्किंग इज़ अ सिस्टमेटिक, आपने बेंचमार्क लगा दिया, इट इज़ अ सिस्टमेटिक एंड कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट इट इज़ अ सिस्टमेटिक एंड कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। ये बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो करता है, नॉट बेस्ट परफॉर्मेंस। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो करता है, नॉट बेस्ट परफॉर्मेंस। डायनामिक टू अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, ठीक है। ये बोलता है कि डायनामिक टू है अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, मतलब बेंचमार्किंग आपकी डायनामिक होनी चाहिए। उसका एक रीज़न भी है, अगर डायनामिक होगी ना तो डायनामिक इन्वायरमेंट में काम कर पाएगी। कैसे कर पाएगी? मैं एग्जांपल देती हूँ। जैसे इन्वायरमेंट डायनामिक होता है, ये तो एकदम श्योरिटी है। अगर आपकी बेंचमार्किंग आपने जो सेट किया, अगर आप उसे चेंज कर सकते हो, परिवर्तन ला सकते हो, तो फिर यहाँ पर आपकी बेंचमार्किंग और ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाएगी। तो ये इन्होंने बोला है कि सिस्टमेटिक और कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट है, जैसे काइजन होता है,
वैसी ही लाइन यहाँ पर भी लगानी है। ये बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करता है, नॉट बेस्ट परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर प्रैक्टिस होती है, परफॉर्मेंस नहीं, क्योंकि परफॉर्मेंस एक बार हो गई फिर रुक गई। ये लगातार चलने वाली प्रैक्टिस होती है। ये डायनामिक होगा क्योंकि डायनामिक इन्वायरमेंट होता है, तो ये बोलता है डायनामिक टू अकॉर्डिंग टू डायनामिक इन्वायरमेंट। एक होता है यहाँ पर एफिशिएंसी को मेंटेन करके रखा जाता है। कॉस्ट सेविंग पर बात की जाती है, ठीक है। और रेवेन्यू, साइकिल टाइम और प्रोडक्टिविटी, कस्टमर सर्विसेज, क्वालिटी एंड प्रोडक्ट कॉस्ट पर भी बात की जाती है। तो कहीं ना कहीं ये कहता है कि बेंचमार्किंग जो है वो एक सिस्टमेटिक और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट है, जहां हम बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, ना कि बेस्ट परफॉर्मेंस। ये डायनामिक भी है, डायनामिक टू अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, इट इज़ ए डायनामिक। यहाँ पर हम एफिशिएंसी, कॉस्ट सेविंग एंड रेवेन्यू के बारे में बात करते हैं। एफिशिएंसी, कैसे कॉस्ट सेव किया जाए, कैसे रेवेन्यू जनरेट किया जाए, साइकिल टाइम, प्रोडक्टिविटी, कस्टमर सर्विसेज, क्वालिटी एंड प्रोडक्शन, कस्टमर सर्विस, उसके बाद क्वालिटी एंड प्रोडक्शन कॉस्ट, क्वालिटी एंड प्रोडक्शन कॉस्ट के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर हमारी जो मेन मकसद होता है वो होता है हमारा कस्टमर सेटिस्फेक्शन। फिर जो कस्टमर्स की कंप्लेन होती है, कुछ भी हो सकते हैं यार, ऐसे देखो, जैसे एग्जांपल के लिए मैं चाहती हूँ कि हमारा कस्टमर्स हैप्पी होगा अगर उसे 100 रुपये के बदले में हम लोग 10 kg देंगे, तो हम हमेशा चाहेंगे कि भाई हम लोग इस रुपीज़ में इतना केजी तो उन्हें डिलीवर कर ही दे। जैसे हम होता है ना कि भाई हमको पार्ले जी जो है वो आज 5 रुपये में चाहिए, तो 5 रुपये का भी पार्ले जी आता है, ठीक है। उन्होंने क्वालिटी वही रखी, क्वांटिटी उन्होंने कम कर दी, लेकिन 5 रुपये में ही रखा है, तो ये कस्टमर्स को सेटिस्फाई करता है कि आज भी 5 रुपये में पार्ले जी आता है। उसी तरीके से अगर कस्टमर्स को कोई कंप्लेन आती है, जैसे मान लो पार्ले जी अपना टेस्ट बदल दे, वो टेस्ट उसका प्रीमियम है, अगर वो उस टेस्ट को ही चेंज कर लेगा ना तो उसके पास कोई आएगा नहीं, और जब उसके पास कोई आएगा नहीं तो ये वही चीज़ है कि भाई हम कितनी कंप्लेंट्स तक उसे टॉलरेट कर पाएंगे। जैसे मान लो कोई गाड़ी है, ठीक है, अब सारी कार एक जैसी है, बनाई हमने, लेकिन कुछ कारों में मिस्टेक्स आती है। तो अगर कोई कार, जैसे हमने 1000 कार लॉन्च करी और अगर उसमें से 2 कारें अगर डिफेक्ट में आती है तो हम बोलेगा चलेगा, 2 कारें आती है, इट इज़ अ वेरी मच नॉर्मल। लेकिन अगर वही चीज़ ऐसा हो जाए कि भाई साहब यहाँ पर तो आपकी 20 कारें जो है वो डैमेज आ रही है या फिर 200 कारें डैमेज आ रही है, तो नहीं चलेगा। तो आपने एक बेंचमार्क सेट कर दिया, उससे अगर ज़्यादा कुछ हो जाएगा ना खराबी, अगर ज़्यादा कारें ख़राब निकलेगी तो फिर हम लोग वहाँ पर ध्यान देंगे, वहाँ पर फोकस करेंगे। उसी तरीके से सर्विस रिस्पॉन्स टाइम हम सेट कर सकते हैं, ये बेंचमार्क लगा सकते हैं। इन जगह पर हम इंस्पेक्शन ऑफ इनकमिंग कंपोनेंट्स कर सकते हैं। हम डिफेक्ट्स, इन्वेंटरी कॉस्ट, मार्केटिंग पता लगा सकते हैं। कहीं पर भी बेंचमार्किंग लगा सकते हो आप। ये सोचो ना, मार्केटिंग है, प्रोडक्ट की रियलाइबिलिटी है, एरर्स है, इम्प्रूव्ड सेल्स है, कहीं पर भी। तो मैं फिर बोलूँ बेंचमार्किंग के बारे में, बेंचमार्किंग स्कीम ही कहता है, जैसे तुमने ऑडिट में पढ़ा था। ऑडिट में तो हम ये पढ़ते थे, जैसे ये सेल्स है, मैं बता रही हूँ, अब ऑडिट भी साथ साथ। सेल्स में क्या करते थे, जैसे मान लो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में हम गए और उसका जो सेल होता है, जनरली उसका एक प्रोडक्ट 1000 रुपये में बिकता है। अब ये उसकी सेल हो गई, तो उसका सेल तो बहुत है, लेकिन हम सोचेंगे कि भाई एक प्रोडक्ट 1000 रुपये में बिकता है, उसकी जो है मान लो 100 करोड़ की सेल है। तो हम सोचते हैं कि भाई जो छोटे छोटे कस्टमर्स है, जो है कितने तक के, वो 1-1 लाख रुपए तक के, तो फिर हम बोलेंगे कि भाई जो 1 लाख रुपए से कम के कस्टमर से वो इट इज़ ओके, लेकिन जो 1 लाख है उससे ज़्यादा के कस्टमर से हम उन हर एक कस्टमर्स को एक को अच्छे से चेक करेंगे। तो ये हो गया आपका बेंचमार्किंग। उसी तरीके से क्या होता है, कॉस्टिंग में भी हम बेंचमार्किंग लगा देते हैं और फिर हम कहते हैं कि अगर इससे ऊपर गया, कॉस्टिंग में ऐसा होता है, जैसे मान लो मैंने बेंचमार्किंग लगा दिया कि इस प्रोडक्ट का कॉस्ट 1000 रुपये से ज़्यादा कभी नहीं होना चाहिए। अगर 1000 रुपये से ज़्यादा चला जाएगा ना, तो मेरा फोकस, मतलब मेरे को दिन रात वही चीज़ दिखेगी। मुझे लगेगा कि नहीं यार, 1000 से ज़्यादा क्यों चला गया, क्या रीज़न रहा, मुझे कैसे उसे कम करना है, क्योंकि मेरा बेंचमार्किंग जो है वो मैंने बहुत सोच समझ के लगाया होगा। उसी तरीके से जब हम बात करते हैं ना
कि भाई बेंचमार्किंग सिस्टम ये कहता है कि सिस्टमेटिक और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की प्रोसेस है। जैसे जैसे चीज़ें बदल दी जाए, जैसे मैंने अपने एम्प्लॉय को बोला है कि तुमको 8 घंटे में ये काम कंप्लीट करना, और मेरे एम्प्लॉय ने वो काम कर दिया। अब रोज़ वो 8 घंटे में ये काम कंप्लीट कर देते। फिर मैंने बोला मेरे एम्प्लॉय को 7 घंटे में ये काम कंप्लीट करना, अब वो वापस से 7 घंटे करने में लग गए और 7 घंटे में वो धीरे धीरे उसको करने में हैबिचुअल हो जाएंगे। दैट इज़ हम यहाँ पर हैबिट क्रिएट करना चाहते हैं, और ये प्रैक्टिस है ना कि कोई परफॉर्मेंस। यहाँ पर ये चीज़ जो ना बेंचमार्किंग डायनामिक होनी चाहिए। अब मान लो जैसे कोरोना टाइम आया, अब कोरोना टाइम में भी आप सोचते हो कि प्रोडक्ट इतना ही बनाओ, इतनी ही बेंचमार्किंग सेट करो, नहीं पॉसिबल था उस टाइम पर। एक चीज़ें डाउन होती जा रही थी, आप अब नहीं कर पा रहे थे, तो दैट इज़ कि आपका बेंचमार्क भी डायनामिक हो। अब आप सोचो कि कोई बात नहीं, चलो दिन का 1000 मत बनाओ, फटाफट से काम करो, 100 प्रोडक्ट बना दो, क्योंकि 100 ही बिकेगा। डायनामिक आप भी चेंज होते रहे। फिर आता है एफिशिएंसी के बारे में बात होती है। एफिशिएंसी के बारे में बात होती है, कॉस्ट सेविंग के बारे में बात होती है, क्योंकि हमारा मकसद होता है इंप्रूव करके कॉस्ट सेविंग करना, रेवेन्यू जनरेट करना, साइकिल टाइम जो हमें कम करने के लिए काम करना पड़ता है। प्रोडक्टिविटी, कस्टमर सर्विसेज, क्वालिटी एंड प्रोडक्ट कॉस्ट के बारे में बात करते हैं। अब मेरी बात सुनना, मैं पहले बात करूँगी कस्टमर्स की सेटिस्फेक्शन के बारे में, कि कस्टमर्स मुझसे कितना ज़्यादा हैप्पी है। तो ध्यान रखना हमेशा जब भी मैं बेंचमार्किंग कॉस्ट के बारे में बात करूँगी, मैं कस्टमर्स की सेटिस्फेक्शन के बारे में बात करूँगी, कि हमारा कस्टमर्स जो है वो हमसे कितना सेटिस्फाई है, हमारा कस्टमर्स हमसे कितना सेटिस्फाई है। मतलब यहाँ पर आप बेंचमार्किंग लगा सकते हो। जैसे अगर 2 कस्टमर्स नाराज़ है चलेगा, उससे ज़्यादा नाराज़ होंगे तो हम चेक करेंगे क्यों नाराज़ है। कस्टमर्स की सेटिस्फेक्शन के बाद कस्टमर्स की कंप्लेन, दो कारों तक की कंप्लेन सहन हो जाएगी, लेकिन 200 कारों की कंप्लेन तो क्यों आएगी, फिर हम उस पर एक्शन लेंगे। फिर आता है रिस्पॉन्स टाइम। तो अगर हमारा सर्विस रिस्पॉन्स टाइम जो है वो 10 मिनट का है चलेगा, या 2 मिनट का है चलेगा, लेकिन उससे ज़्यादा अगर टाइम लग रहा है तो क्यों लग रहा है। इंस्पेक्शन ऑफ इनकमिंग कंपोनेंट्स के बारे में, और डिफेक्ट्स, इन्वेंटरी और कॉस्ट मैनेजमेंट के बारे में हम बात करेंगे। इम्प्रूव सेल्स के बारे में बात करेंगे। तो दैट इज़ ऑल रीज़न जहाँ हम बेंचमार्किंग लगाकर अपना काम जो है वो करवा सकते हैं। अब ये तो हुआ बेंचमार्किंग जो मैंने आपको बताया। अब मेरी बात सुनो, बेंचमार्किंग के बाद मैं आती हूँ आपका एक बढ़िया सा टॉपिक जिससे अपन बोलते हैं बैलेंस स्कोर कार्ड। क्या बोलता है बैलेंस स्कोर कार्ड? तो बैलेंस स्कोर कार्ड के बारे में 4 बातें होती है। एक होता है फाइनेंशियल, एक होता है कस्टमर, एक होता है इंटरनल, एक होता है लर्निंग एंड ग्रोथ। ठीक है, तो सर बैलेंस स्कोर कार्ड बोलता है फाइनेंशियल, कस्टमर, इंटरनल और लर्निंग और ग्रोथ। अब सुनो, बैलेंस स्कोर कार्ड में सबसे पहला मेज़र होता है फाइनेंशियल मेज़र। क्या बताता है फाइनेंशियल मेज़र? समझने की कोशिश करते हैं। तो फाइनेंशियल मेज़र हमें बताता है हमारा रेवेन्यू, और कभी कभार पता है ये मेज़र पूछ लेता है, बताओ मेज़र्स निकालो, या फिर हमसे पूछ ले परसेंटाइज निकाल के बताओ, या फिर एक ऐसा KPI बता दो। चलो फाइनेंशियल बैलेंस स्कोर कार्ड में मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम्हें हमेशा एग्जाम में ये पूछेगा KPI बता दो, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर बता दो। कुल मिला के KPI का मतलब होता है परफॉर्मेंस को मेज़र करने का वो वे जिससे हम उसे मेज़र करते हैं। जैसे मेरी बात सुनो, आपके माइंड में एक चीज़ आएगी, रेवेन्यू को मेज़र करना है, कैसे करूँ, कैसे मेज़र करा जाए? तो आप बोलोगे कि अगर आपको रेवेन्यू निकालना है तो आप ये भी सोचोगे, अगर आपको सेल्स के बारे में सोचना है तो आप सोचोगे परसेंटेज ऑफ सेल्स। तो परसेंटेज ऑफ सेल्स ये बोलेगा कि भाई साहब आपकी सेल कितनी है। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ सेल हो गया, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट हो गया, आपने प्रॉफिट निकाल दिया, परसेंटेज ऑफ कॉस्ट हो गई। ये बोलता है कि टोटल कॉस्ट का ये कॉस्ट कितनी है, टोटल सेल का ये सेल कितनी है, टोटल प्रॉफिट का ये प्रॉफिट कितना है, या फिर टोटल सेल का कितना प्रॉफिट है, या फिर टोटल कॉस्ट का कितना प्रॉफिट है। तो दिस इज़ अ मेजर जहाँ पर आप क्या कर सकते हो, परसेंटेज ऑफ सेल, परसेंटेज ऑफ कॉस्ट, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट लगा सकते हो। उसी तरीके से कस्टमर्स के बारे में बात करें तो हम ये देखते हैं कि ऑन टाइम डिलीवरी। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि ऑन टाइम डिलीवरी कितने मिनट्स लग रहे हैं, तो परसेंटेज ऑफ मिनट्स ऑफ डिलीवरी टाइम, परसेंटेज ऑफ डिलीवरी टाइम, मिनट्स ऑफ डिलीवरी टाइम, ऑन साइट सर्विस आप कितनी दे रहे हो, आफ्टर सेल सपोर्ट क्या दे रहे हो। तो आप हमेशा ध्यान रखना, जब मैं आपको कहूँ ना कि आफ्टर सेल सपोर्ट, तो आफ्टर सेल सपोर्ट में आप क्या चीज़ों का मेजर कर सकते हो, तो परसेंटेज ऑफ आफ्टर सेल सपोर्ट, डिफेक्ट्स पर ऑर्डर, तो परसेंटेज ऑफ डिफेक्ट्स पर ऑर्डर, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट में तो आप ऐसे लिखोगे, अगर आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट आ गया तो परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट, या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट तो परसेंटेज ऑफ कितना मटेरियल लग रहा है तो परसेंटेज ऑफ मटेरियल, या इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं कि टोटल कॉस्ट का कितना % मटेरियल लग रहा है। वैसा फ्री शिपमेंट से तो क्या कैसा है, ये तो हो गया ये। अब मेरी बात सुनना, जब भी मैं कहूँ ना इंटरनल के बारे में, तो इंटरनल मुझे ये बताएगा कि भाई साहब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की बात, यानी कि परसेंटेज ऑफ रीवर्क क्या हो रहा है,
परसेंटेज ऑफ वेस्ट क्या है, तो ये सब इंटरनल होता है, ठीक है। अब जब लर्निंग एंड ग्रोथ की बात करेंगे तो हम एम्प्लॉय के बारे में बात करेंगे। सबसे बड़ी बात तो एम्प्लॉयज़ के बारे में ज़्यादा बातें होती है, और हम लोग सिस्टम और मोटिवेशन के बारे में भी बात करते हैं। जैसे हमने टेली लगाया, हमने ERP लगाया, तो ये सिस्टम या फिर एक होता है मोटिवेशन, ये चीज़ों के बारे में भी हम बात करेंगे, मोटिवेशंस। तो ये लर्निंग एंड ग्रोथ में थोड़ा ये चीज़ों पर फोकस रहता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें जो है वो बैलेंस स्कोर कार्ड में आ जाती है कि फाइनेंशियल, कस्टमर्स, इंटरनल और लर्निंग एंड ग्रोथ जो है वो क्या बताता है। तो बैलेंस स्कोर कार्ड में आता है फाइनेंशियल, कस्टमर्स, इंटरनल और लर्निंग एंड ग्रोथ। लर्निंग एंड ग्रोथ दैट इज़ ऑल जो मैं आपको बताया, और आपको एग्जाम में KPI पूछता है तो आपको पता चल गया कि कुछ नहीं है। जब फाइनेंशियल मेजर्स में आप उस चीज़ को मेजर करने का वे पता कर लो ना, क्या हो सकता है वही चीज़ है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि इस वाले बैलेंस स्कोर कार्ड को पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे परफॉर्मेंस पिरामिड। क्या बोलता है सर परफॉर्मेंस पिरामिड? सुनो, परफॉर्मेंस पिरामिड हमें ये बताता है कि किस तरीके से, परफॉर्मेंस पिरामिड हमें बताता है किस तरीके से हम लोग एक पिरामिड बनाते हैं, कैसे हम अपने कॉरपोरेट का विज़न लेते हैं, कैसे हम जो है वो दो चीज़ों को चेक करते हैं। मैं यहाँ बताती हूँ, वो दो चीज़ें होती है सर, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल जो है वो कहता है एफिशिएंसी, एक्सटर्नल कहता है इफ़ेक्टिवनेस। यहाँ पर जब हम इंटरनल के बारे में बात करेंगे, वेस्ट और साइकिल टाइम के बारे में बात करेंगे, ये क्वालिटी, अरे यार, जब भी हम बात करेंगे इंटरनल हम बात करेंगे वेस्ट और साइकिल टाइम के बारे में। जब भी हम एक्सटर्नल बात करेंगे क्वालिटी और डिलीवरी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कस्टमर्स क्वालिटी मांगता है और एक अच्छी डिलीवरी मांगता है, टाइम पर डिलीवरी मांगता है। अच्छी डिलीवरी तो क्या बोले। फिर चूँकि मैंने आपको ये बताया, अब मैं आपको ये बताती हूँ कि यहाँ पर हम जो है क्वालिटी लेते हैं, डिलीवरी लेते हैं, साइकिल टाइम लेते हैं, वेस्ट लेते हैं, फिर कस्टमर सेटिस्फेक्शन यहाँ आता है। एक्सटर्नल में कस्टमर सेटिस्फेक्शन आता है नहीं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन एक्सटर्नल में आता है, और इंटरनल में आता है प्रोडक्टिविटी। ठीक है, यहाँ पर होता है मार्केट में होता है, तो मार्केट, जब भी हम एफिशिएंसी के बारे में बात करते हैं मार्केट, और यहाँ हम बात करते हैं फाइनेंस के बारे में ना, एक्सटर्नल नहीं इंटरनल, एक्सटर्नल मार्केट और या फाइनेंशियल और कॉर्पोरेट विज़न। मैं फिर बताती हूँ, सुन लो। जब भी हम बात करते हैं कॉर्पोरेट के विज़न के बारे में, ये होता है कॉर्पोरेट का विज़न परफॉर्मेंस पिरामिड्स में। यहाँ हम बात करते हैं कि भाई आपका फाइनेंस जो अंदर की बात है और मार्केट जो बाहर की बात है। यहाँ पर हम बात करते हैं हमारा प्रोडक्ट, और यहाँ बात करते हैं क्योंकि बाहर कस्टमर सेटिस्फेक्शन। चूँकि हम अंदर के बारे में बात करते हैं, हम वेस्ट और साइकिल टाइम के बारे में बात करते हैं, ठीक है। और जब हम एक्सटर्नल के बारे में बात करते हैं, हम क्वालिटी और डिमांड के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर इंटरनल होती है बातें, यहाँ एक्सटर्नल होती है, और टोटल इस आपका परफॉर्मेंस पिरामिड, ये आपको समझ में आता है। अब क्योंकि हमने परफॉर्मेंस पिरामिड देखा, हमने ये भी समझा कि जब हम बात करेंगे क्वालिटी के बारे में और डिलीवरी के बारे में, साइकिल टाइम के बारे में, वेस्ट के बारे में, तो देखो मैं अगर आपको कहूँ कि मैं क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करती हूँ, तो आप मुझे बोलोगे कि क्वालिटी स्टैंडर्ड्स माने क्वालिटी। मैं आपको बोलती हूँ कि मेरे पास रिटर्न फ्रॉम कस्टमर्स आते हैं, क्यों आए होंगे आप क्या बोलोगे? क्वालिटी ख़राब दी होगी। कस्टमर रिटर्न क्यों आएगा? उसे पसंद नहीं आया होगा, क्वालिटी ख़राब होगी। सर अगर मैं आपको बोलूँ कॉस्ट आफ्टर सेल सर्विस, सर आफ्टर सेल सर्विस देने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्वालिटी ख़राब होगी। अब आता है प्लान डिलीवरी, नाम से ही लग रहा है ना ये तो, ठीक है। फिर मैं बोलती हूँ स्क्रैप, नाम से ही लग रहा है ना, वेस्ट होगा ना ये तो। आइडियल मशीन आइडियल पड़ी है, फिर टाइम बर्बाद हो रहा है, पैसा बर्बाद हो रहा है, ये भी वेस्ट है। फिर कैपेसिटी, मशीन की कैपेसिटी कितनी है, प्रोडक्ट। अब फिर उसके बाद एक आता है एक चीज़ जो साइकिल टाइम जो है वो मैंने बताई, तो नंबर ऑफ साइकिल टाइम ऐसा कुछ बता सकते हो, वेस्ट तो ठीक है। अब चूँकि ये जो चीज़ें हैं ये आपको आइडेंटिफाई करने के लिए पूछी जाती हैं, तो परफॉर्मेंस पिरामिड जो है वो इसी तरीके से बात करता है कि भाई हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के इस तरीके के विज़न को देखते हैं,
और उसका मेन पर्पस जो होता है वो ये होता है। अब हम बात करते हैं हमारे एक और टॉपिक, बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल। ये एग्ज़ाम में अभी अभी आया है, ताज़ा। क्या बोलता है ये मॉडल? ये कहता है कि हम लोग जो है वो सर्विस इंडस्ट्री के लिए ज़्यादा काम करते हैं या उन पर लगते हैं, ऐसा कह सकते हो। ये कहता है हर एक बिज़नेस के 3 पहलू होते हैं, क्योंकि हम लोग गोल्स पर फोकस करते हैं। हमारा गोल मकसद होता है, मेन मकसद हमारा गोल होता है। हम फोकस करते हैं डायमेंशन, हम फोकस करते हैं स्टैंडर्ड, और हम फोकस करते हैं रिवॉर्ड्स पर। हम फोकस करते हैं रिवॉर्ड्स पर, हम फोकस करते हैं स्टैंडर्ड्स पर, हम फोकस करते हैं डायमेंशंस पर। बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल कहता है डायमेंशन, स्टैंडर्ड्स और रिवॉर्ड्स। रिवॉर्ड्स हमेशा 3 चीज़ें बोलती हैं, 3 चीज़ें बोलता है रिवॉर्ड्स। क्या बोलता है सर? रिवॉर्ड्स में 3 चीज़ें जो मेन होती हैं वो होती है मोटिवेशन, जो हम एम्प्लॉयज़ को देते हैं, क्लियरिटी, अपने कम्युनिकेशन से हम उन्हें क्लियर करते हैं कि हम व्हाट वी वांट, और एक होता है कंट्रोलेबिलिटी। कि तीनों चीज़ें हम उन्हें रिवॉर्ड्स के रूप में देते हैं। यहाँ पर जनरली हम पनिशमेंट की बात कर सकते हैं। जैसे हम उन्हें रिवॉर्ड्स दे सकते हैं वैसे हम उन्हें पनिशमेंट भी तो दे सकते हैं। जैसे हम उन्हें रिवॉर्ड्स दे सकते हैं वैसे हम उन्हें पनिशमेंट भी तो दे सकते हैं। तो दैट इज़ उन्होंने ऐसा बोला है कि जहाँ आप उन्हें रिवॉर्ड्स दे सकते हैं वहाँ आप उन्हें पनिशमेंट भी दे सकते हैं। अब आता है स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स जो है वो कहता है इक्विटी, जो उसके स्टेक होल्डर्स, जो उसके शेयर होल्डर्स के लिए ज़रूरी है। स्टैंडर्ड्स ये कहता है उसकी ऑनरशिप, और स्टैंडर्ड्स ये कहता है उसके अचीवेबल्स। और जब हम डायमेंशंस के बारे में बात करते हैं तो हम 4 चीज़ों के बारे में बात करते हैं, क्वालिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, इनोवेशन और रिसोर्सेस यूटिलाइजेशन। तो ये कहता है कि जब भी हम बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल के बारे में बात करते हैं, हम बात करते हैं सर्विस के बारे में। सर्विस का मतलब, जब भी मैं बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल के बारे में बात करूँगी, हम सर्विस इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं। ये कहता है कि हर चीज़ के 3 पहलू होते हैं, डायमेंशंस, स्टैंडर्ड्स और रिवॉर्ड्स। ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव करने के लिए ये 3 रास्ते चुन सकता है। सबसे पहला आता है डायमेंशंस। डायमेंशंस ये कहता है कि सबसे पहले आप जो है, सॉरी हम डायमेंशंस बोलेंगे क्या, डिटर्मिनेंट्स बोलेंगे। तो बोलता है कि हमें 3 चीज़ें पता होती है, डिटर्मिनेंट्स। तो जब भी हम बात करते हैं डायमेंशंस के बारे में, जब भी हम बात करते हैं स्टैंडर्ड्स के बारे में, और जब भी हम बात करते हैं रिवॉर्ड्स के बारे में, बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल 3 चीज़ों पर फोकस करता है। पहला इसका कहना है कि भाई साहब क्वालिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, इनोवेशन और रिसर्च एंड यूटिलाइजेशन जो है वो आपके लिए ज़्यादा हेल्प करता है। स्टैंडर्ड्स ये कहता है कि अगर इक्विटी, ऑनरशिप और अचीवेबल्स स्टैंडर्ड से और मिलते रहेंगे तो ये बहुत अच्छी बात है। और रिवॉर्ड्स कहता है कि एम्प्लॉय के लिए है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल अगर आप सर्विस इंडस्ट्री के लिए बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल को देखते हैं तो ये कहता है कि आपका बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल ऐसा होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ काम ही काम करवाओ। आपके पास क्या होनी चाहिए, आपके पास रिजल्ट्स भी होने चाहिए, और जब रिजल्ट्स आए तो आपको रिवॉर्ड्स भी देने चाहिए। तो रिवॉर्ड्स देने में ये कहते हैं कि आप उन्हें मोटिवेट करिए, आप उन्हें